तो चलिए आज हम बात करते हैं आधुनिक इतिहास की। आज हम बात करेंगे पार्ट तीसरा, जिसका नाम होगा ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ठीक है, अंग्रेजों ने किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों पर अपना शासन चलाया, उस स्थिति के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। अंग्रेजों को जब बंगाल की दीवानी मिल जाती है, जब वो अंग्रेज कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की दीवान बन जाती है, तो उस समय बंगाल में रहने वाले किसानों की, बंगाल में रहने वाले कारीगरों की स्थिति पर, आर्थिक स्थिति पर, सामाजिक स्थिति पर और राजनीतिक स्थिति पर क्या फ़र्क पड़ता है, वो हम उन सारी स्थितियों को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए, बने रहिए आप हमारे इस वीडियो में, अंत तक वीडियो को देखेंगे, बीच में कहीं पे भी कोई स्किप नहीं करेगा। अगर स्किप कर देंगे तो आप बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है मिस कर देंगे, जिसकी वजह से आप जो है बहुत सारे पॉइंटों को समझ नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, वीडियो स्किप नहीं करना है, तो आप बने रहिए और जो भी डाउट लगता है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे सेंड कर दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं आगे। देखिएगा, हम पहले पॉइंट की बात करेंगे। पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि 12 अगस्त 1765 क्या है, 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया। किसने किया? जो है मुगल बादशाह ने किया। कब किया? 12 अगस्त 1765 में। कब किया? 12 अगस्त 1765 में मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, किसको किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया। और बंगाल की दीवानी हाथ आते ही अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बहुत बड़ी सफलता हो गई, यानी इनके लिए एक बहुत बड़ी घटना थी ये, क्योंकि अब इनको जो पैसा वैसा वो बाहर से मंगवाते थे अपने देश ब्रिटेन से, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब दीवानी मिलते ही वे बंगाल के लोगों से ही टैक्स वसूलेंगे, यानी कि उनसे राजस्व वसूलेंगे और अपने जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी करेंगे। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। कहते हैं दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। यानी कि कंपनी के नियंत्रण में जो भूभाग आया, उस भूभाग के आर्थिक मामलों की क्या बन गई थी? पूरी रूप से शासक बन गई थी, यानी राजा बन गई थी। वो उस क्षेत्र पर जब जो भी चाहे, जो भी रूल्स बनाना चाहे, जो भी नियम बनाना चाहे, कंपनी बतौर शासक के वो बना सकती थी, कोई दिक्कत नहीं थी उसके लिए। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट कहता है 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी मंगाती थी, यानी कि आयात करती थी। 1865 से पहले क्या था कि 1865 से पहले कंपनी जो थी वो सोना चांदी वगैरह अपने ब्रिटेन से आयात करती थी, यानी वहाँ से खरीदती थी और फिर यहाँ पर जो है वस्तु मतलब किसानों को जो है देती थी और उनसे फसलें जो भी कच्चा माल था खरीदती थी और उससे अपना वो पक्का हुआ माल बनाती थी। लेकिन अब क्या था कि अब उसने क्या किया कि जब वो राजा ही बन गई, बंगाल की दीवानी मिल गई उसको, तो ऐसी कंडीशन में क्या था कि कंपनी ने तो जो ब्रिटेन से आयात होने वाला सोना चांदी था वो आयात करना बंद कर दिया और निर्यात के लिए जो भी खर्चा आता था, वस्तुओं के निर्यात करने में जो भी पैसा वैसा लगता था, जो भी प्रोडक्शन करने में जो भी खर्चा आता था, वो सब जो है यहीं लोगों से इकट्ठा करते राजस्व और वही सारा लगा देते उस निर्यातित वस्तुओं में। कहते हैं उसके बाद कहते हैं चांदी आयात की जाती मतलब करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब क्या था कि बंगाल में अब क्या हो रहा था, अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। क्या होता ये देखिएगा, अब बंगाल में इकट्ठा होने वाला पैसा जो मिला और जो रुपए मिलते उसी से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। अब आप निर्यात के लिए चीज़ें खरीद सकते थे बंगाल के पैसे से ही, आपको लंदन वगैरह ब्रिटेन वगैरह से आप पैसा मंगाने की, सोना चांदी मंगाने की जरूरत नहीं रही। अब बात करते हैं आगे क्या है। अगला पॉइंट कहता है कि बंगाल की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी, बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही थी। जो कारीगर थे उन्होंने गांव छोड़ना तय कर लिया था, वो गांव छोड़ रहे थे और बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी, ऐसा क्यों था आखिर सुनिए, कारीगर गांव छोड़ रहे थे ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी और इन्हीं वजहों से, इन कारणों की वजह से ही कारीगर हों या किसान हों बंगाल को छोड़ने पर मजबूर हो रहे थे और वो बंगाल छोड़कर भाग रहे थे। अगला पॉइंट देखिएगा, यहाँ पे क्या है कि 1770 में बड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत के घाट सुला दिया। यानी कि क्वेश्चन आता है कि बंगाल में
कब अकाल फैला जिसकी वजह से 1 करोड़ लोगों को मौत की घाट सोना पड़ा? तो आप बता सकते हैं 1770 में ये अकाल आया था। 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा और इसमें 1 करोड़ लोगों की जान चली गई। ठीक है, कहते हैं इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी कम हो गई थी बंगाल की। अगर बंगाल की मान लो एग्जाम्पल के लिए 100 आबादी थी, उसमें 1/3 कम हो गई, इसका मतलब उसमें 75 आबादी कम हो गई। तो यानी कि कम से कम ज़्यादा नहीं होगा तो 75 लोगों की ये तादाद कम हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 1/3 आबादी का कम हो जाना बंगाल में। ठीक है, 70 के आसपास, 70 1/3 मतलब 70 के आसपास की आबादी बची। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, अगला पॉइंट है हमारा, बंगाल की अर्थव्यवस्था संकट में थी। जो दिख रहे हैं ना आप यहाँ पे, बंगाल की अर्थव्यवस्था कैसी है? संकट में थी। बंगाल की अर्थव्यवस्था संकट में थी, इसलिए कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। आप जान पा रहे हैं स्थायी बंदोबस्त क्या था? आप समझिए स्थायी बंदोबस्त क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। समझिए, स्थायी बंदोबस्त यानी कि किसानों से टैक्स वसूल करने के लिए कंपनी ने जिम्मेदारी दे दी थी। किसको? जमींदारों को। और उन पर एक स्थायी राजस्व लगा दिया था। जमींदारों से कह दिया कि भैया हमें 5% चाहिए, तो स्थायी कर दिया। अब जमींदार 5% कहीं से भी दे, किसानों से लेके दे या खुद का घर बेच कर दे, कंपनी को 5% चाहिए। तो स्थायी बंदोबस्त कर दिया कि स्थायी पैसा लगा दिया कि इतना फिक्स कर दिया हमने, इतना पैसा हमें चाहिए, बात खत्म। तो ये था स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, जो अंग्रेजों के द्वारा जमींदारों पर लगाया गया था। ठीक है, और बेचारे जमींदार जो है किसानों से पैसा वसूलते और किसान बेचारे जब फसल बर्बादी हो जाती तो कहाँ से पैसा दे पाते। ये बहुत बुरी हालात थे उस दौरान हमारे देश के। खैर, बात करते हैं आगे। इसलिए कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया ताकि जो बंगाल की अर्थव्यवस्था जो संकट में थी उसको उबारा जा सके। अब क्या था अगले पॉइंट में? मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। ये स्थायी जो बंदोबस्त था, स्थायी बंदोबस्त, उसने क्या समस्या पैदा करी? कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। ठीक है, यानी कि सारा पैसा वैसा खर्चा वर्चा जो भी जमीन का आता था वो भी स्थायी बंदोबस्त के अंडर जमींदार लगाता था जमीनों पे। तो जमींदार आप कोई पैसा खर्च नहीं कर रहे थे जमीनों पे, उसको जमीन उपजाऊ बनाना, जमीन बिखरी हुई है मतलब जंगल है, जंगलों को काट कर जमीन पैदा करना, यानी कि जमीन बनाना और जमीन बनाकर फिर उसमें फसल पैदा करना, और यहाँ तक कि अगर जमीन उपजाऊ नहीं है तो उसको उपजाऊ बनाने का काम जमींदार का था। पर जमींदार इतना खर्चा नहीं करना चाहते थे और जब ऐसी स्थिति आई तो भैया अंग्रेजी अफसरों ने कहा कि भाई जो जमींदार हैं वो तो इसमें खर्चा लगा ही नहीं रहे, कंपनी नहीं कर रहे हैं, मतलब खर्चे ही नहीं कर रहे हैं जमीन पर, तो कहाँ से ये जमीन कह सकते हैं उत्पादन बढ़ पाएगा। तो क्या हुआ, असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था, राजस्व इतना मतलब पैसा अंग्रेजों ने किसानों पर मतलब जमींदारों पर लगा दिया था राजस्व कि हमें इतना राजस्व चाहिए, यानी इतना टैक्स चाहिए। तो बहुत ज़्यादा टैक्स था। कुल मिला के कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। यानी कि जमींदार थे, जो कंपनी ने जो टैक्स लगाया हुआ था उसको चुकाने में बड़ी भारी परेशानी को झेल रहे थे। कौन? किसान, यानी जमींदार झेल रहे थे। इसीलिए क्या था कि अब ऐसी स्थिति में वो जो मतलब जमींदारों को क्या करना था, किसानों से भी उतना टैक्स मिल नहीं पा रहा था और अंग्रेजों को भी पैसा देना था। अब जो भी टैक्स बनता वो अंग्रेजों को दे देते। अब अगर वही पैसे से जो टैक्स वसूला उन्होंने किसानों से, वही अगर ज़मीन सुधार में कर दें तो अंग्रेजों को कहाँ दें? उनका ये कहना था, किसका? जमींदारों का। और यही वजह थी कि जमींदार खेती बाड़ी में, खेती को सुधार करने में पैसा नहीं लगा पा रहे थे। ठीक है, बात क्या करते हैं आगे, देखिए। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता, अगर कोई भी जमींदार हो जो पैसा ना दे पाता, राजस्व नहीं चुका पाता था, तो क्या होता था? कोई भी जमींदार राजस्व ना चुका पाने पर क्या होता था? उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी, उसकी जमींदारी को छीन लिया जाता था, उसके महलों को नीलाम कर दिया जाता था। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर भी चुकी थी। ठीक है, और ये वजह था कि जो जमींदार यानी कि राजस्व नहीं चुका पाते थे तो उनकी जमींदारियों को कंपनी क्या कर देती थी? बाकायदा नीलाम कर देती थी। ठीक है, बात करते हैं हम ये वाले 19वीं सदी के पॉइंट की। तो ध्यान रखना, 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे, बाजार में कीमतें बढ़ी। 19वीं सदी के दशक में क्या था? हालात बदल रहे थे। अब थोड़ी बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार भी होने लगा। इससे
इससे क्या हुआ, इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। अब देखिएगा यहाँ पे अब कंपनी के अंदर फिर से लालच आया। कैसा आया कि जब मुसीबत के दौर में भाई पैदावार होती थी, पर उसको मार्केट में जितना पैसा मिलना चाहिए उस फसल को उतना नहीं मिलता था, क्योंकि रेट फसल के बहुत कम होते थे। तो पर राजस्व फिक्स कर रखा था अंग्रेजों ने कि हमें तो ये इतना चाहिए, 5% चाहिए तो चाहिए। अब क्या हुआ कि 19वीं सदी के दशक की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि इस दौरान फसलों के रेट बढ़ जाते हैं, मार्केट में अच्छा खासा पैसा मिलने लगता है किसानों को। इससे क्या होता है कि जमींदारों को भी टैक्स अच्छा खासा मिलने लगता है। लेकिन अब भैया अंग्रेजों के पेट में बात नहीं पचती है, मतलब अब उनको टेंशन हो जाती है कि भाई हम तो फिक्स ले ही रहे हैं, उस समय से सिर्फ 5% ही वसूल रहे हैं और जमींदार और किसान तो फायदे में रह रहे हैं, तो क्या किया जाए। अब कुछ ना कुछ लालच आएगा इनके अंदर, कुछ ना कुछ फिर जो है राता फैलाएंगे। देखते हैं क्या करते हैं। अभी सुधार आया लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए एक ही राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। महल, महल क्या होते हैं, देखिए महल की बात कर लेते हैं। महल, महल की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है महल, समझिए। महल देखिएगा एक प्रकार का ग्रामीण समूह होता है जो टैक्स कलेक्ट करता है और देता है। महल ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई है। राजस्व इकाई मतलब एक टैक्स इकट्ठा करने वाली इकाई है। यह एक गांव या गांव का एक समूह होता है। क्या होता है, गांव का समूह को कहा जाता है महाल। क्या कहते हैं, महाल कहा जाता है गांव के समूह को, जो राजस्व समूह होता है, टैक्स इलेक्ट मतलब जो है कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है। बात करते हैं यहाँ पर किसान को जो लगान चुकाना था। किसान को, यहाँ पे आप पॉइंट देखिएगा, किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। तो ये सिस्टम चलता था और आज भी होता है कि अगर कोई किसान किसी ठेकेदार साहूकार से ज़मीन पर टैक्स मतलब पैसा ले लेता है ज़मीन रखकर, और जब किसान वो ज़मीन का पैसा नहीं चुका पाता है तो धीरे धीरे वो सेठ लोग जो होते हैं उसकी ज़मीन को कब्जा कर लेते हैं और बेचारे उस किसान को अपनी ज़मीन को छोड़ना पड़ता है। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। लालच तो लालच है ना, वही अंग्रेजों के पेट में लालच, मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा लालच था। तो वही लालच बुरी बला कहते हैं कि भाई जब उनको लगने लगा कि भाई किसान और जो क्या नाम है जमींदार हैं वो अधिक लाभ कमा रहे हैं, तो अब जो अंग्रेजी अधिकारी थे उनको लगने लगा था 19वीं सदी में कि कहीं ना कहीं जाकर हमें अपने राजस्व जो बंदोबस्त है, राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था के अंदर दोबारा कोई ना कोई बदलाव लाना जरूरी है। तो क्या था कि राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंपा गया। अब जमींदार को छोड़कर उन्होंने किसको सौंप दिया, गांव के मुखिया को सौंप दिया। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त व्यवस्था कहा गया, का नाम दे दिया। अब क्वेश्चन आता है कि महालवारी बंदोबस्त व्यवस्था क्या है। तो महालवारी बंदोबस्त व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें अंग्रेजों ने राजस्व वसूली का जो जिम्मा जमींदारों को दे रखा था उससे छीन कर किसानों को दे दिया, यानी कि किसान के मतलब गांव के मुखिया को दे दिया। यानी कि गांव का मुखिया क्या करेगा, किसानों से टैक्स वसूल करेगा और फिर उस इकट्ठे टैक्स को जमींदार के माध्यम से नहीं, सीधे सीधे अंग्रेजी अफसरों को दे देगा। वो कौन देगा, गांव का मुखिया। जिससे क्या होगा, जमींदार इकट्ठा और एक्स्ट्रा जो टैक्स वसूलता था उससे किसानों को राहत होगी और अंग्रेजों को ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, बिचौलिया वाला जो सिस्टम था जमींदार का वो खत्म हो चुका। अब बात करते हैं आगे। तो महालवारी बंदोबस्त व्यवस्था समझ में आ गई होगी। बात करते हैं, देखिए इसकी, ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया गया। स्थायी बंदोबस्त जो है, स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया गया। जहां मतलब किया गया वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। रैयत या रैयतवाड़ी या रैयतबाड़ी का नाम दिया गया। यही व्यवस्था थी रैयतवाड़ी। ये सबसे पहले शुरू की गई थी 1792 में। कब की गई थी, 1792 में किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को किया गया था और ये सबसे पहले कहाँ किया गया था, मद्रास में। कहाँ किया गया था, मद्रास में इसको शुरू किया गया था। मद्रास में, मद्रास आज कहाँ पर है, ये है चेन्नई को आज मद्रास कह सकते हैं आप, और ये है तमिलनाडु। किसमें, तमिलनाडु की ये राजधानी है, तमिलनाडु।
तमिलनाडु की क्या है राजधानी है, कौन राजधानी है? चेन्नई। ठीक है, तो चलिए, तो रैयतवाड़ी या रैयतवाड़ी व्यवस्था को ही मुनरो व्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको मुनरो व्यवस्था के नाम से भी हम जानते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था की गई थी मुनरो ने, किसने की थी? मुनरो के द्वारा इसको लागू किया गया था, मतलब शुरू किया गया था मुनरो को, जबकि जो स्तंभरारी बंदोबस्त व्यवस्था थी उसको लागू किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है ना, चलिए स्थायी बंदोबस्त जो है कॉर्नवालिस की थी, बाकी ये हम बात कर लेते हैं, ये था मुनरो का। चलिए, ठीक है, तो ध्यान रखना, तो ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाके में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह पर नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। और ये जो नई व्यवस्था जो का प्रयास किया गया, वो नई व्यवस्था थी क्या? वो नई व्यवस्था जो थी उसका नाम था रैयतवाड़, यानी रैयतवाड़ी या रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से जाना गया। और इसको जो शुरू किया था वो किया गया था मुनरो के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? मुनरो के द्वारा इस व्यवस्था को लागू किया गया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था को। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये महलवारी बंदोबस्त भी इसको कहा जाता है। ठीक, तो चलिए आज हम बात करते हैं यहाँ पे, और अगले तो आगे बात करते हैं, आगे क्या है ये प्रश्नोत्तरी आपने ध्यान रखिएगा, आपको खुद करने हैं। इसको आप जो है कह सकते हैं पोस्ट करके इसको रोक कर वीडियो को आप इसको पूरा कंप्लीट करिएगा, इसके आंसर्स देने हैं। ठीक है, और ये आंसर भरने की कोशिश करनी है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, इसको आपको बीच में वीडियो को रोकना है और रोक कर इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसको मैं नहीं करवाऊंगा, इसको खुद आपको पढ़ना होगा और वीडियो को रोक कर आपको इसको आगे पढ़ना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसकी, ये महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, ध्यान रखिए, इसको पढ़ाते हैं हम लोग, इसको पढ़ते हैं। चलिए ध्यान रखिए, देखिएगा यहाँ पे हमारे पास पहला जो है क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है कि मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान कब तैनात किया गया था? तो इसको कर दिया था 12 अगस्त। कब? 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि नील का पौधा मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उष्णकटिबंधीय इलाकों में। उष्णकटिबंधीय इलाकों, जैसे हमारे भारत का दक्षिणी भारत है, दक्षिणी भारत का इलाका किस में आता है? उष्णकटिबंधीय इलाकों में। तो दक्षिणी भारत में जैसे खासकर महाराष्ट्र है, केरल है, कर्नाटक है, यहाँ पर कपास की मात्रा ज़्यादा पैदा होती है। तो उष्णकटिबंधीय इलाकों में क्या होता है? नील की पौधा यहाँ पे मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें किस अंग्रेज ने एक महलवारी व्यवस्था तैयार की, उसे कब लागू किया? तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक अंग्रेज व्यापारी, किस अंग्रेज ने एक महलवारी व्यवस्था तैयार की, उसे कब लागू किया? तो देखिएगा होल्ड मैकेंजी, क्या नाम है इनका? होल्ड मैकेंजी नामक अंग्रेज ने महलवारी व्यवस्था तैयार की, जिसे 1822 में लागू किया। कब किया गया? 1822 में ये जो व्यवस्था थी महलवारी व्यवस्था, इसको लागू किया गया। इस महलवारी व्यवस्था को 1822 में लागू किया गया, और इसी व्यवस्था को देखा जाए मिलती जुलती है रैयतवाड़ी व्यवस्था से। कहते हैं नील की खेती कितने प्रकार की होती है? नील की खेती कितने प्रकार की होती है? तो भैया ये होती है कह सकते हैं 2 प्रकार की। नील की खेती 2 प्रकार की होती है, निज और रैयती। ठीक है, तो नील की खेती 2 प्रकार की है, निज नाम की और रैयती नाम की 2 प्रकार की ये फसल होती है। बात करते हैं स्थायी बंदोबस्ती की स्थापना किसने और कब कहाँ की? तो देखिएगा चार्ल्स जो कॉर्नवालिस थे, कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था को लागू किया था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को, यानी कि इन्होंने एक फिक्स पैसा लगा दिया था जमींदारों पर कि भैया आपको इतना टैक्स हमें देना है, और अंग्रेजों से आप मतलब किसानों से आप कितना वसूल रहे हैं, आपकी हेडेक है। तो कॉर्नवालिस ने लागू किया था 1793 में, बंगाल में लागू की थी। कब की थी ये? 1793 में बंगाल में लागू की थी। मद्रास का गवर्नर कौन था? तो मद्रास का जो गवर्नर था वो था जो है मुनरो, टॉमस मुनरो था मद्रास का गवर्नर। ठीक है, जनरल कह सकते हैं, गवर्नर जनरल भी कह सकते हैं इन्हें। मद्रास का जो गवर्नर जनरल था वो था टॉमस मुनरो था, और मद्रास का गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल जो थे वो टॉमस मुनरो थे। और इन्होंने जिस व्यवस्था को लागू किया था मद्रास में, उसे हम कहते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था इन्होंने लागू की थी, व्यवस्था इसको लागू किए थे पूरे मद्रास में। 1820 में इसको लागू कर दिया था पूरे मद्रास के अंदर। ठीक है, बात करते हैं दुनिया का नील उत्पादन कब आधा रह गया था? तो पूरी दुनिया का 1783 से 1789 के बीच, 1783 से 89 के बीच दुनिया का जो नील था, नील उत्पादन आधा रह गया था। कितना रह गया था? आधा रह गया था। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं 1865 में पहले कंपनी ब्रिटेन से किस वस्तु का आयात करती थी? तो 1865 से पहले, ठीक है ध्यान रखना,
1865 से पहले जो कंपनी थी वो कहाँ ब्रिटेन से सोना और चांदी का आयात करती थी, लेकिन बाद में दीवानी मिलने के बाद फिर उनको इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अब ये एक विशेष क्षेत्र के शासक बन गए थे और वहाँ से अच्छा खासा जो है राजस्व कलेक्ट करते थे, तो इन्हें बाहर से मंगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ब्रिटेन द्वारा आयात कब किया गया? तो 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किया गया। ठीक है, ब्रिटेन द्वारा आयात कब किया गया था? तो ब्रिटेन द्वारा 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किया गया था। रीड और मुनरो जैसी जातियों की क्या तर्क था? देखिएगा, रीड और मुनरो जैसी जातियों का तर्क क्या था? उनका यह तर्क था कि उन्हें सीधे, उनका मुनरो मतलब रीड और मुनरो की बात कर रहे हैं, रीड और मुनरो जैसी जातियों का जो तर्क था वो था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व अनुकूलन से पहले उनकी जमीनों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण भी होना चाहिए और ये क्लियर होना चाहिए कि किस किसान के पास कितनी ज़मीनें हैं और उसी ज़मीन के आधार पर फिर उससे हमें टैक्स कितना वसूलना है वो हमें देखना चाहिए, उस चीज़ को हमें समझना चाहिए। हमें डायरेक्ट फिक्स जो बंदोबस्त था ना, बंदोबस्ती व्यवस्था जो थी, उस पर हमें ध्यान नहीं देना होगा। हमें देना होगा रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात कर रहे हैं ये लोग, महालवारी व्यवस्था की बात कर लें या रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात कर लें, तो ये बंदोबस्त की किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए, ना कि जमींदारों से, क्योंकि जमींदार तो बेचारा किसान पर और अत्याचार करेगा। ये मानता कौन था? ये रीड और मुनरो का मानना था, तो टॉमस मुनरो। ठीक है, बात करते हैं किन्हीं 6 राज्यों में उगाए जाने वाले फसलों के नाम बता दीजिए। देखिए, जो अलग अलग राज्य हैं, किन्हीं 6 की बात कर रहा है ये, तो कौन से 6 हैं? बंगाल में पटसन उगाई जाती है, असम में चाय, उत्तर प्रदेश में गन्ना अधिक पैदावार किया जाता है और पंजाब में गेहूं और कपास की पैदावार होती है, महाराष्ट्र में भी कपास होता है और मद्रास में चावल की पैदावार की जाती है। ध्यान रखिए, महाराष्ट्र में कपास और मद्रास में चावल की पैदावार अधिक होती है। ये और इस वीडियो का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्या है और ये क्या कह रहा है समझिए। स्थानीय बंदोबस्त किसे कहते हैं? स्थानीय बंदोबस्त, ध्यान रखना, स्थानीय बंदोबस्त क्या है? जमीन में निवेश करना और खेती के लिए अंग्रेजों ने कानून बनाया कि इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजा और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। किसको? तालुकदारों को और जमींदारों को, और उनकी ओर से चुकाए जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई। इसे स्थानीय बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त नाम दे दिया गया और ये स्थायी बंदोबस्त 1793 में लगाया गया। और किसके द्वारा लगाया गया इस स्थायी बंदोबस्त को? इसको लगाया गया गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के द्वारा इसे लागू किया गया। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं, पूरा चैप्टर हमारा इसमें कंप्लीट है और जो मैंने कहा है आपको, उसको वीडियो को रोक कर उस चीज़ को आप पढ़िएगा अच्छे से। बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर हैं, वो समझ में आ जाएंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कहीं टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है तो समझ लीजिए बहुत सारे डाउट आप कंप्लीट कर चुके होंगे आधुनिक इतिहास की, और अंग्रेजों के जो उनकी चालें थी, उन्होंने जो नियम रूल्स बनाए थे अंग्रेजों से, किसानों से किस प्रकार से पैसा वसूलना था, वो सारे मुख्य बिंदु हमने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। तो इसलिए ध्यान रखना किसी प्रकार से कोई भी पॉइंट आपका छूट ना पाए, क्योंकि सारे के सारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।